हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक अगला वीडियो है। अगली वीडियो में हम देखेंगे संभाग मध्य प्रदेश के जो संभाग है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बता देता हूँ कि जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ेंगे, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा तनाव महसूस ना हो। यानी हम बहुत धीरे धीरे का मतलब है ये है कि पहली बात तो हम समझते हुए चलेंगे एक एक चीज़। उसके बाद हम जैसे जो हमारा वीडियो रहेगा ना, वो लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट में जो भी मैं पढ़ाया करूँगा वो आपको आसानी से रिवीजन होया करेगा। बार बार 1 घंटे में आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया करेंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है कि कम पढ़ाओ, लेकिन जितना भी पढ़ाया जाए मेरे द्वारा उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रिवीजन हो जाए। ज़्यादा रिवीजन होगा तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए होंगे वो आपको आसानी से पेपर में कर पाएंगे आप उनको। ओके, तो इस चैनल पर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान अभी स्टार्ट किया है। और जो सामान्य ज्ञान स्टार्ट किया है वो एमपी पीएससी और जितने भी एमपी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एमपीजी के सिलेबस में रहता है, उस सारे एग्ज़ाम के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। ओके, और एमपी के अलावा यानी एमपी जीके के अलावा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अलावा इसी चैनल पर मैंने आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र, जो महिला सुपरवाइज़र की जो भर्ती नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई कि इतनी तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे या इतनी वैकेंसी है, ऐसी कोई जानकारी अभी तक ना कोई अपडेट आया है। तो वो हो गई हमारी आंगनबाड़ी। उसके अलावा मैंने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस भी इस पर लेके रखी हैं। तो आप सारी चीज़ आप इसी चैनल से आप कवर कर सकते हैं, आपको हर जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उस चैनल पर, ज्योग्राफी कराई है, एमपी करा रहा हूँ, आंगनबाड़ी की जो मैंने सिलेबस के तहत मैंने जो कंटेंट आपको कराया है, वो सब चीज़ें आपको बहुत ही डीप में, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से समझाते हुए आपको मैंने यहाँ पर कराया है। तो कोई भी चीज़ आपको बीच में छूटी हुई नहीं मिलेगी, आपको अधूरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और बात आती है कि अधूरेपन की, तो जीके इतना बड़ा विशाल समुद्र है कि उसमें आप अपन कितना भी जीके पढ़ना कहीं ना कहीं छूट जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है एमपीपीएससी लेवल तक का, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी मैंने यूपीएससी लेवल का कराया है, तो उसमें हमारे जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं सारे कवर हो जाएंगे। ओके, और जो मैं मध्य प्रदेश का जीके करा रहा हूँ, वो मैं कंटेंट के साथ साथ मैं क्या करा रहा हूँ, मैप भी करा रहा हूँ, ताकि आपको रटने की क्या नहीं हो, ज़रूरत ना पड़े। आसानी से आपको ये क्या हो जाए, याद हो जाए, लंबे समय तक आपको याद रहे और जल्दी याद हो जाए ना। चले, आज का हमारा टॉपिक है संभाग। एक मिनट, संभाग हमने पिछली क्लास में ख़त्म कर लिए थे। अब हमारा जो आज का विषय है वो है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन इस आधार पर किया गया है, मध्य भारत का पठार, जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया था आपको भारत का भौगोलिक विभाजन, तो उसमें सबसे ऊपर हिमालय था, उसके नीचे गंगा का मैदान था। ठीक है, फिर दक्कन का पठार, डेजर्ट एरिया। ठीक है, तो और द्वीप में और घाट में, इसमें इसको डिवाइड किया गया था। और यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया, पठार में डिवाइड किया गया है ना। तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पठार, नर्मदा घाटी का पठार, मालवा का पठार। ओके, चलिए अब एक एक चीज़ हम इसमें समझते हुए चलते हैं। पहले बात तो हम स्टार्ट करते हैं जो इसके मुख्य 3 विभाजन है, मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी, तीसरा है पूर्वी पठार यानी बघेलखंड। अब इसके उप विभाजन किए गए, जैसे मध्य उच्च प्रदेश में क्या क्या आया है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, इसको नर्मदा सोन घाटी भी बोलते हैं ना।
ओके। फिर सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें पश्चिमी श्रेणी, इसमें जो सतपुड़ा श्रेणी है ये है, इसमें 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, 3 श्रेणियाँ। एक है पश्चिमी यानी ये वाली है, ये वाली कौन सी होगी, राजपीपला। फिर है मध्य श्रेणी यानी महादेव, ये होगी महादेव श्रेणी। फिर पूर्वी श्रेणी को बोलते हैं मेकाल श्रेणी, तो ये कौन सी होगी, मेकाल श्रेणी। अब ये पूर्वी साइड इधर का, ये पूर्वी हिस्सा, ये इसको किस में डाल दिया गया, बघेलखंड में। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य उच्च प्रदेश के उपविभाजन कौन से हैं, तो ये दिए गए, सतपुड़ा श्रेणी के ये दिए गए, और पूर्वी पठार क्या है, बघेलखंड है, तो ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की क्या क्या विशेषता है वो यहाँ पर हम आज कवर करेंगे। और मैप में समझाया गया है कि मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार है वो कहाँ पर पड़ता है। ये जो आपको ये ब्लैक एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा पड़ता है मध्य भारत का पठार। तो अगर सबसे पहले हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर एरिया ये हो गया। तो उत्तर से लेकर कहाँ पर पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम तक 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 5 मिनट से 79 यानी 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है यानी स्थित है। ओके। फिर क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले कि ये कैसे बनाते हैं ये लोग, ये होते क्यों ये दिए जाते हैं, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 10%। यानी पूरा मध्य प्रदेश का अगर हम भौगोलिक क्षेत्र को 100% माने तो इसमें से जो मध्य भारत का पठार है, ये एरिया है, वो कितना है, 10.7%। ओके। चलिए आगे, संबंधित प्रमुख जिले, इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। तो ये प्रमुख ये जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ की जलवायु कैसी है, तो देखो यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ दिख रही है ना, आपको पेपर में से इसी के अंदर से पूछ लिया जाएगा। यानी मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है, उसकी स्थिति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, ये छूट गया बीच में निर्माण। इसका निर्माण, इस पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से, यानी विंध्य शैल यानी पर्वत था, उसके अपरदन से नदियों के द्वारा जो निक्षेप यानी जो भी बहाकर लाया जाता है कंकड़ पत्थर मिट्टी, उससे इस क्षेत्र का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब यहाँ की जलवायु कैसी है, तो विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब होता है अत्यधिक गर्म होती है गर्मियों में और सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। ओके, तो विषम जलवायु है। फिर अगर मैं यहाँ की वर्षा की बात करूँ, कितनी बारिश होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ बारिश होती है, अर्थात यहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम होती है, अल्प होती है। अगर मैं वनों की बात करूँ तो यहाँ पर कटीले शुष्क यानी वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर उसी प्रकार के वन पाए जाते हैं जैसे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वैसे ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन जैसे खेर, बबूल, पलास आदि के। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। फसल, यहाँ पर प्रमुख फसलें कौन सी हैं, सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ। नदियाँ कौन सी बहती है इस पठार में, चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी, शीप। ठीक है, कहीं इस शीप नदी को सांक भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, सांक। चलिए अब आगे दिया गया, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों मस्टर्ड कहाँ होती है, मुरैना में। ठीक है, मुरैना की सरसों को जीआई टैग भी मिला है, यह भी आपको याद रखना है। यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है और जो बीहड़ बना है वो कौन सी नदी से बना है, चंबल नदी से बना है। मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल पठार से सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है,
ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना, कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसकी जो लंबा ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर, यानी 1411 फीट। ये कहाँ पर स्थित है, श्योपुर जिले में स्थित है। तो ये मध्य भारत का पठार, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कवर हो गया होगा। अब है अगला बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का पठार आपको दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ पर पड़ता है, इस क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में इसको बोल सकते हैं। अब इसकी स्थिति, इसका निर्माण, इसका क्षेत्रफल सब हम देखेंगे। ये मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर पड़ता है। इसका विस्तार ये दिया गया यहाँ पर, क्लियर। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, यानी जो क्षेत्रफल है कितने एरिया को घेरे हुए है, 7.7% को। इसमें कौन से जिले आते हैं, दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। और यहाँ की जलवायु कैसी है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म यानी विषम जलवायु है ना, जैसी मध्य भारत के पठार की थी। फिर है जलवायु हो गया। वर्षा कितनी होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर, यानी उसकी तुलनात्मक उससे ज़्यादा होती है। यहाँ पर वन, तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। मिट्टी यहाँ पर मिश्रित यानी लाल और काली मिट्टी का मिक्सचर पाया जाता है। फसल गेहूं, ज्वार और तिली। नदियाँ बेतवा, सिंध, दसान, उर्मिल, जामनी। खनिज यानी क्या क्या खनिज क्षेत्र, हीरा पाया जाता है यहाँ पर, चूना पत्थर पाया जाता है। अब यहाँ की विशेष क्या है, यहाँ पर बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सिद्ध बाबा चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1172 मीटर। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, बेतवा नदी को। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोर किससे संबंधित है, तो पहाड़ियों से संबंधित है, क्लियर। अब अगला है हमारा पठार, मालवा का पठार। और आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मैंने भौतिक विभाजन का आपको मैप दिखाया था, वैसा ही मैप आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में या आपकी जो फेयर है उसमें बना लेना है, ठीक है, ताकि आपको ये रटने की आवश्यकता ना पड़े कि ये पठार कहाँ पर पड़ता है, ये वाला पठार कहाँ पर पड़ता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कुछ फैक्ट आपको यहीं पर लिख लेना है। जैसे कि इसका, जैसे मान लीजिए ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसको छोड़ दीजिए, है ना, ये नहीं पूछा जाएगा। यानी क्या पूछा जाएगा आपसे कि ये जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है ये, 28% है। तो ये आपको ऐसे अंदर ही लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लैक है, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वैसे लिख लीजिए, इसमें 28% है। इसमें कौन सी नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जो भी आपको थोड़ा बहुत लिखा जाए वो लिख लीजिए, जो आप इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कितनी वर्षा होती है, ये विषम जलवायु, ये मत लिखिए, ये आप वैसे इसमें से कंटेंट जैसे आप लिखोगे उसमें से कर लेना। अगर आप जगह बच रही है, अगर बड़ा मैप बनाते तो उसमें जिले भी लिख सकते हैं आप, और वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये भी लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है। और आपको जो कंटेंट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये यहीं से पढ़ लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ये लिख सकते हैं आप, इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है वो लिख सकते हैं आप। ऐसे से इम्पोर्टेंट चीज़ें आप मैप में लिख लीजिए, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। और दो, अगर जैसे आप मैप एमपी का अगर आता, मेरे को पता नहीं है, एमपी का 2-3 मैप बना लीजिए और उसको दीवार के सामने चिपका लीजिए, अपनी टेबल के सामने चिपका लीजिए, ताकि आप आते जाते जैसे आपका निगाह पड़ गई तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर रिवीजन में भी ये चीज़ हमारे समझ में आ जाती है।
कि चलो ये चीज़ चिपकी हुई है, इसको हम एक बार रिवीजन कर लें, तो छूटती नहीं है ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ऐसे करते चलना है ताकि आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्थिति पूछी ही नहीं जाती है आपसे। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो इसके कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है। निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। जलवायु की अगर हम बात करें, समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म रहती है और शीत ऋतु में साधारण ठंडी रहती है, यानी बहुत कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती और बहुत भयंकर गर्मी भी नहीं पड़ती। जो लोग इंदौर साइड, उज्जैन साइड रहते होंगे उनको ये चीज़ मालूम होगी। वर्षा की अगर हम बात करें तो ये वर्षा यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, मतलब और क्षेत्रों के मुकाबले और पठारों के मुकाबले 75 से 125 सेंटीमीटर। और वन की अगर हम बात करें, शुष्क पर्णपाती वन जैसे बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता, मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। मिट्टी का विभाजन भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी कौन से पठार में पाई जाती है, तो ये मैं आपको करा दूंगा। तो काली मिट्टी यहाँ पर आपको याद रखना है कि मालवा के पठार। फसल सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली प्रमुख फसलें। नदियाँ चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, पता नहीं कौन सी है, खान और माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये इसका फैक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है ये, 28% को कवर करता है। गेहूं की डलिया कहा जाता है, यानी यहाँ पर इस क्षेत्र में गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इतनी है। अन्य चोटी जनापाव इसी पठार की है, उसकी ऊंचाई इतनी है। दजारी, इसकी ऊंचाई इतनी है। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा, ठीक है। तो आज का हमारा कंटेंट ये था, और बचे हुए जितने भी पठार हैं उनको हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। जितने मैंने यहाँ पर 3 पठार आपको कराए, तीनों पठारों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इससे कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो सारे आप कर सकें, ऐसे आपको याद करना है। क्लियर? और आप पढ़ते रहिए और कंटिन्यू पढ़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ दिए 10 घंटे, 2 दिन पढ़ लिया, अगले दिन से 1 घंटे पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यू आपको 6 से 7 घंटे, 5 से 6 घंटे पढ़ना है। बस आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए, थैंक यू।